स्टूडेंट्स, तो हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया था और उस चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने बात करनी शुरू की थी कि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो उस टाइम पे हमारी कंट्री की कैसी हालात थी, अंग्रेज हमें कैसी स्थिति में छोड़ के गए थे। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी कर लिया बच्चों अपनी लाइव क्लास के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, हमने 4 पॉइंट्स के जरिए वो कंडीशन समझी थी। दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो बैकवर्डनेस थी, वो किस रीजन की वजह से थी, उस क्यों का जवाब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से हम अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारी पॉपुलेशन के क्या हालात थे इंडिपेंडेंस के समय पे। ठीक है, 1947 में हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी या हमारी पॉपुलेशन की कैसी हालात थी। क्या हमारी पॉपुलेशन हेल्दी थी या बीमार थी, क्या हमारी पॉपुलेशन के हालात अच्छे थे या बुरे थे, वो हम इस क्वेश्चन के जरिए आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से 3 या 4 नंबर में तो एक अच्छा क्वेश्चन है ही, और 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड यहाँ पे जो डेटास गिवन है ना इस क्वेश्चन में आप देखना कई सारे फिगर्स, कई सारे नंबर्स और डेटास गिवन है, तो बोर्ड वो नंबर्स पूछना बहुत पसंद करता है, इसीलिए 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये सारे फिगर्स और फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000। इसका मतलब हर 1000 लोगों में से कितने नए लोग इस साल पैदा हुए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के समय पे जो हमारा बर्थ रेट था बच्चों, वो बर्थ रेट था 48 पर 1000। 48 पर 1000 बच्चों बहुत हाई होता है। 48 पर 1000 का मतलब ये है कि मान लीजिए 1000 लोग है किसी जगह पे, तो 1000 में 48 नए बच्चे पैदा हो गए। और बच्चों इतने ज्यादा बच्चों का पैदा होना ये इस चीज की तरफ इशारा करता है कि पहली बात जो लोग हैं ना वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें इस बात की समझ ही नहीं है कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात लोगों को फैमिली प्लानिंग की कोई समझ नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों पहले के जो लोग थे, आज से 30, 40, 50 साल पहले के लोग, आप देखना गांव वगैरह में तो खासकर, रूरल एरियाज में तो खासकर किसी किसी फैमिली में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे भी होते थे। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को इस चीज की अक्ल ही नहीं थी कि हमें कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, कितने नहीं। ठीक है, उन लोगों को इलिटरेसी थी, तो उनको ये पता ही नहीं था कि कितने बच्चे पैदा करते हैं। वो बस लाइन लगा के बच्चे पैदा करते रहते थे और बाद में उन बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी शिक्षा, उनकी हेल्थ, उन सब चीजों का ध्यान रखना, वो चीजें नहीं रख पाते थे। तो ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, बर्थ रेट जो कि बहुत हाई था। ठीक है, कितना बर्थ रेट था? 48 पर 1000। हर 1000 में से 48 बच्चे नए पैदा हो रहे हैं, और इतने ज्यादा बच्चे पैदा होना ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है बच्चों। खासकर इंडिया जैसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, करोड़ों में है, ऐसी कंट्री में इतने बच्चे पैदा होना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि पहली बात लोग अनपढ़ हैं, उनके अंदर समझ नहीं है, और दूसरी बात लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि कितने बच्चे पैदा करना ठीक है और कितने नहीं। जी, तो पॉइंट नंबर 2, डेथ रेट। अब डेथ रेट का मतलब भी बर्थ रेट जैसा ही है। डेथ रेट का मतलब होता है बच्चों कि हर 1000 में से कितने लोग मर जाते हैं। ठीक है, डेथ रेट का मतलब हर 1000 में से कितने लोग मर जाएंगे इस साल में। तो बच्चों डेथ रेट जो था उस टाइम पे हमारा वो था 40 पर 1000। आप देख सकते हो डेथ रेट भी जो है वो बर्थ रेट के आसपास ही है, थोड़ा सा ही कम है उससे। ठीक है, और डेथ रेट भी इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा तेजी से लोग मरते थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा था कि बहुत ज्यादा तेजी से लोग मर रहे थे? तो ऐसा इसलिए हो रहा था बच्चों क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ कंडीशंस थी ना वो बहुत ज्यादा खराब थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए पहले के टाइम में, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था, पहले के टाइम में अगर किसी बच्चे को या किसी इंसान को छोटा मोटा बुखार भी होता था, निमोनिया हो गया, कोई और छोटा मोटा बुखार हो गया, चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, तो ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से ही बच्चों की डेथ हो जाती थी, या इवन बड़े लोगों की भी डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो पहले हेल्थ की कंडीशन बहुत बेकार थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत जल्दी छोटी मोटी कोई बीमारी लगते ही लोगों की डेथ हो जाया करती थी। अब तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो शुरू के 6 महीने में, 1 साल में बच्चे को समय समय पे टीके लगते हैं, है ना, वैक्सीनेशन उसको दी जाती है, अलग अलग तरह के टीके, पोलियो की दवाइयां पिलाई जाती हैं वगैरह वगैरह, जिससे कि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है बचपन से ही, और वो छोटी मोटी बीमारियों से मरता नहीं है। बट पहले ऐसा था नहीं बच्चों। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी अच्छी सुविधा डेवलप नहीं की कि हेल्थ कंडीशन सुधर सके। हमारी हेल्थ कंडीशन पुअर ही थी और पुअर ही रही। ठीक है, तो इस रीजन से ये जो डेथ रेट था ये बहुत हाई था। ठीक है, तो आपने कभी भी इन पॉइंट्स को लिखना है ना एग्जाम में, तो लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहली चीज, जैसे मान लीजिए आपको डेथ रेट लिखना है तो आप पहले इसका मीनिंग बताएंगे।
डेथ रेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000, हर 1000 में से कितने लोग मर जाते हैं। आप पहले मीनिंग बताएंगे, दूसरा आप नंबर बताएंगे कि डेथ रेट कितना था उस टाइम पे, आप बताएंगे डेथ रेट था 40 पर 1000, माने कि हर 1000 में से 40 लोग मर जाते हैं, जो कि बहुत हाई रेट है। और इस बहुत हाई रेट ये क्यों है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ कंडीशन थी बच्चों वो काफी ज्यादा पुअर थी, हेल्थ की सुविधाएं अच्छी अवेलेबल नहीं थी। पॉइंट नंबर 2। हाँ जी, आगे चलते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चों 1 साल से छोटा बच्चा, ठीक है, 1 साल से छोटा बच्चा उसको इन्फेंट बोलते हैं, चाहे वो बच्चा 2 महीने का है, चाहे वो बच्चा 10 दिन का है, और चाहे वो बच्चा 10 महीने का है, ठीक है, इन्फेंट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, मर जाना, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ न्यू बॉर्न्स डाइंग बिफोर 1 ईयर ऑफ एज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल के भी नहीं होते उससे पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। देखिए फर्क समझिए, डेथ रेट में हमने बात करी थी कि कोई भी इंसान मर जाए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई जवान हो बूढ़ा हो कोई भी हो, डेथ रेट में तो हम सबकी काउंटिंग करते हैं। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर हम काउंटिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, हम काउंटिंग करते हैं 1 साल से छोटे कितने बच्चे मर जाते हैं, है ना। अब देखिए कितने दुख की बात है कि 1 साल का भी बच्चा नहीं हुआ और वो मर गया, तो उस टाइम पे ऐसा क्या रेट था, ये देखिए उस टाइम पे रेट था 218 पर 1000। ये तो डेथ रेट से भी बहुत ज्यादा है। डेथ रेट तो सिर्फ 40 पर 1000 था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो 218 पर 1000 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मान लीजिए इस साल में 2020 में 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर ये तय है कि उसमें से 218 बच्चे तो मरेंगे ही मरेंगे। अब देख लो बच्चों कितना हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, 1-1 साल से छोटे बच्चे पैदा होते ही मर जाया करते थे, ठीक है। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब हुआ जो कि बहुत हाई था। अच्छा, ये इतना हाई क्यों था, इसका रीजन हमने बताना है। तो इसके 2 मेन कारण थे बच्चों। पहली चीज एक्सट्रीम पॉवर्टी, लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके पास डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, वहां पे इलाज करवाने के लिए सुविधाएं नहीं थी। मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं, शायद आपने पुराने नाटकों में पुरानी फिल्मों में देखा होगा, अगर किसी को बच्चा पैदा होना है तो वो क्या करेंगे, अपने घर पे ही कोई दाई वगैरह आएगी, कोई लोकल लेडी आएगी और वही आके बच्चा पैदा करने की कोशिश करेगी। अब इस चक्कर में क्या होता था, इस चक्कर में कई बार तो वो बच्चा पैदा होते ही मर जाया करता था, है ना। तो ये रीजंस थे, तो कई सारे रीजन थे, लोग गरीब थे, मेडिकल सुविधाएं अच्छी अवेलेबल थी नहीं, जिसकी वजह से नए नए बच्चे पैदा या तो होते ही मर जाते थे या तो कुछ टाइम जीते रहे तभी मर जाया करते थे, ठीक है। तो गरीबी बहुत ज्यादा थी, हेल्थ की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, इस रीजन से छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। तो हमने थर्ड पॉइंट समझा बच्चों, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अगर मैं आपको आज का बताऊं, 2011 सेंसस के हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 48 पर 1000। आप देख रहे हो हमने कितनी तरक्की कर ली है, कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया। पहले 1000 में से 218 बच्चे मर जाया करते थे, अब 1000 में से सिर्फ कितने बच्चे मरते हैं, 48। मैं ये नहीं कह रहा कि 48 बच्चे मरना कोई अच्छी बात है, 48 भी बच्चे मर रहे हैं वो बहुत दुख की बात है, लेकिन पहले के मुकाबले हमने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है, अब कितने कम बच्चे मरते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों हमारे देश के लिए, ठीक है। और उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पे कंडीशन एडवर्स थी, बहुत ही ज्यादा बुरी थी जी। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए बच्चों। बर्थ रेट कैसा था, बर्थ रेट भी बहुत हाई था 48 पर 1000, ठीक है। डेथ रेट भी कैसा था, डेथ रेट भी बहुत हाई था 40 पर 1000, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस किया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि 1 साल की उम्र होने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं। तो उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 218 पर 1000, 218 पर 1000। इसका मतलब बहुत हाई रेट था, बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे या तो कुछ ही महीने की उम्र होते ही मर जाते थे, बच्चे जी नहीं पाते थे, ठीक है। और इसका कारण मैंने आपको बताया, अर्थात गरीबी और हेल्थ की कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब होना। मैंने आपको लेटेस्ट डेटा भी बताया कि 2011 सेंसस के हिसाब से अब 48 पर 1000 हो गया रेट, जो दिखाता है कि हमने इंडिपेंडेंस से लेके और अब तक कितनी अच्छी तरक्की की है, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि कभी ना कभी ये रेट बहुत ही कम हो जाएगा, 0 के आसपास भी आ जाए, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है बच्चों कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल जीता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक इंसान कितनी जिंदगी जी लेता है, कितने साल जी लेता है। तो आजकल आप देखते होंगे, आजकल जो है इंसान 50-60 इयर्स की उम्र तो नॉर्मली काट ही लेता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान 60 साल जीता है, बट एक एवरेज इंसान इतना तो जी लेता है, 60-65 इयर्स तक तो जी लेता है ना। अच्छा, उस टाइम पे क्या था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो आपको जान के हैरानी होगी, सिर्फ और सिर्फ 32 साल थी, 32 इयर्स। इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान 32 साल के आसपास का होता था और वो
टपक जाता था, वो इंसान मर जाता था, ठीक है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम थी और ये बहुत ही बुरा फैक्टर है, और ये इस तरफ की इस बात की तरफ इशारा करता है बच्चों कि सबसे पहली बात हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर सुविधाएं थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी, हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। ये पॉइंट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं हर एक चीज में, हाँ, हेल्थ केयर सिस्टम हमारे यहाँ खराब था, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि लोगों में पुअर अवेयरनेस थी। अब पुअर अवेयरनेस का मतलब क्या है, अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे उस चीज से निपटा जाता है, उस चीज की लोगों को ज्यादा समझ नहीं थी, ठीक है। लोग बहुत ही देसी तरीके से, बहुत ही लोकल लेवल पे रहना पसंद करते थे, और अगर कोई बीमारी वगैरह भी होती है तो इग्नोर करना पसंद करते थे। आजकल आप देखोगे कि अगर लोगों को छोटी मोटी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग एक बार डॉक्टर के पास जाना, उस बारे में बात करना, अपना चेकअप करवाना सही समझते हैं। लेकिन उस टाइम पे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इतनी ज्यादा, और क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो छोटा मोटा भी कुछ होता था तो उस वजह से लोग मर जाया करते थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल जीता है। अब आप कहोगे कि भैया क्या हर इंसान 32 साल का होता ही मर जाता था? नहीं भाई, एवरेज का मतलब ये होता है कि हो सकता है कोई इंसान पहले भी 60 साल जीता हो, तो हो सकता है कोई इंसान 10 साल की उम्र में मर जाए, ठीक है। एवरेज करने का मतलब होता है कि कोई थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कोई थोड़ा कम भी। एवरेज अगर निकाले, अगर उसका मीन निकाले तो एज कितनी निकलती थी? सिर्फ 32 साल निकलती थी, ठीक है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आज ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 ईयर्स है, और वुमेन के लिए तो ये 67 ईयर्स है इंडिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज इसका मतलब जो हमारे यहाँ लोग हैं पूरे इंडिया में, वो अंदाजा 66 ईयर्स की एज को जी लेते हैं। उसे कोई लोग थोड़ा ज्यादा भी जीते होंगे, है ना, कोई लोग थोड़ा कम भी जीते होंगे। एवरेज करें तो 66 ईयर्स की एज आज इंडिया में 2011 सेंसस के हिसाब से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो कि काफी अच्छी है, जो कि बहुत बढ़िया है, और हमें ये पसंद है। मैं आपको बताऊं बच्चों, जापान जैसे देश में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी अच्छी है। आप गूगल सर्च करना, मुझे बताना ढूंढ के, जापान जैसी कंट्रीज में तो लोग 100 प्लस भी बहुत सारे लोग जिंदगी जीते हैं, और इसीलिए उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हम लोगों से अच्छी है। अब एक बार चेक करना, मुझे बताना जापान की कितनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही पुअर थी, लोग बहुत कम जिंदगी जीते ही मर जाया करते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों इस क्वेश्चन का, उसको डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 है लिटरेसी रेट के बारे में बात करें कि लिटरेसी रेट कैसा था। सबसे पहले आप लिटरेसी का मतलब समझिए। देखिए, हम लिटरेट इंसान किसको बोलते हैं? लिटरेट इंसान या पढ़ा लिखा इंसान हम उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान कम से कम एक भाषा, जैसे कि हिंदी है, तो कम से कम एक भाषा में वो इंसान पढ़ भी पाए और वो इंसान लिख भी पाए, तो उस इंसान को हम लिटरेट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों, मुझे हिंदी पढ़नी भी आती है और मुझे हिंदी लिखनी भी आती है, तो आप मुझे लिटरेट कह सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, एजुकेशन तो बड़ी चीज होती है, एजुकेशन में तो बहुत सारे और भी चीजें आती है। लिटरेसी का बेसिक मतलब होता है एक भाषा की नॉलेज होना, लिखना और पढ़ना, इतनी नॉलेज एक भाषा की होना। तो उस टाइम पे जो लिटरेसी रेट था वो 16% था सर। और 16% का मतलब क्या होगा बच्चों, कि मान लीजिए हमारी कंट्री में 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों में से 84 लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, बिल्कुल गवार थे, अंगूठा छापते। सिर्फ 16% ही लोग ऐसे थे जो कि बेसिक पढ़ना लिखना जानते थे, माने कि जिनको अखबार पढ़ना आता हो या बेसिक हिंदी लिखनी आती हो, सिर्फ 16% लोग ऐसे थे, बाकी लोग अनपढ़ गवार थे। और ये चीज ये दिखाती है कि हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा बैकवर्डनेस थी। अंग्रेजों ने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करी कि भाई हमारे यहाँ पे जो है लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए, लोगों को पढ़ाया लिखाया जाए, ऐसा कभी उन्होंने ज्यादा कोशिश नहीं किया। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट सिर्फ कितना था? 16%, जो कि हमारी बैकवर्डनेस की तरफ इशारा करता है। आपको एक और बात बताता हूं जो जान के बहुत बुरा लगेगा, विमेन का जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 7% था। देखिए, ओवरऑल तो कितना था पूरे देश का? 16%, और वुमेन का सिर्फ 7%। और विमेन इतना कम पढ़ना जानती थी, सिर्फ 7% वुमेन पढ़ना जानती थी। इससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में जेंडर बायसनेस थी। बायसनेस का मतलब होता है भेदभाव, कि लड़कों को तो पढ़ा दो, लड़कियों को मत पढ़ाओ। तो जेंडर बायसनेस की हमारे यहाँ एक प्रथा चलती थी हमारी कंट्री में कि चलो लड़कियों को तो करना क्या है पढ़ लिख के, उनको तो बाद में शादी ही करनी है और अपना घर संभालना है वगैरह वगैरह, तो इसलिए लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई करवाई नहीं जाती थी। तो विमेन का जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 7% था। ओवरऑल तो फिर भी 16% था, जो कि ज्यादा सराहनीय नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक है 16%। पर विमेन का तो बिल्कुल ही 7% था, जो कि जेंडर बायसनेस की तरफ इशारा करता है। तो बच्चों, ये हमने 5 पॉइंट समझे और हमने अपनी पॉपुलेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने की कोशिश करी। ये पांचों के पांचों पॉइंट्स पढ़ के आपके जहन में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट हमें पॉजिटिव पिक्चर नहीं दिखा रहा। सारे के सारे पॉइंट, 5 के 5 पॉइंट ये दिखाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन अलग अलग तरीके से बिल्कुल बर्बाद थी। हमारी पॉपुलेशन के जो अलग अलग डेटाज हैं वो बैकवर्डनेस की तरफ
पुअर हेल्थ कंडीशंस की तरफ, पॉवर्टी की तरफ, जेंडर बायसनेस की तरफ और बैकवर्डनेस की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया बच्चों। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं एक बार कि ये क्वेश्चन 3-4 मार्क के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप अपनी मर्जी के 3 या 4 पॉइंट्स वहां पे लिख के आ सकते हैं, लेकिन बोर्ड का फेवरेट ये रहता है कि वो आपसे एमसीक्यू बना के या फिल इन द ब्लैंक्स बना के पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल वो पूछे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस विमेन्स लिटरेसी रेट वाज 16%, ट्रू और फॉल्स। तो आपको जानना चाहिए कि विमेन का लिटरेसी रेट 16% नहीं था, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। विमेन का कितना रहा, सिर्फ 7%। तो इस तरीके से बच्चों को ट्रू फॉल्स 1-1 मार्क के क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जैसे वो कहे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज बर्थ रेट वाज 20 per 1000, ट्रू और फॉल्स। आप बता सकते हैं 20 per 1000 नहीं था बर्थ रेट। बर्थ रेट कितना था, बर्थ रेट था 48 per 1000। ठीक है, या वो इस तरीके से पूछ ले कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिलो द एज ऑफ 1 year इज नोन एज। क्या बोलते हैं इस चीज को, जो बच्चे 1 साल से पहले एक साल से कम उम्र में मर जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इस तरीके से आपसे फिल इन द ब्लैंक भी वो करवा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए 5 के 5 पॉइंट्स में हमने कोई ना कोई फिगर, कोई ना कोई डेटा पढ़ा है, और वो डेटा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके वाइवा होंगे ना बोर्ड के, जो टीचर एग्जामिनर आएगा बोर्ड का वाइवा लेने, वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछना पसंद करता है बहुत ज्यादा। मैं पहले बता देता हूं आपको, और बोर्ड में भी 20 मार्क के जो 1-1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे उनमें भी इस टाइप के आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जरूर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया बच्चों। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना बहुत है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उससे हम अपनी नेक्स्ट क्लास से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।